हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को जय सिया राम, जय श्री राम। चलिए सभी लोग एक बार आते हैं लाइव और आज भी हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा को। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो जो कल क्लास हुई थी उसमें कुछ ज़िले बचे रह गए थे, उन ज़िलों को हम लोग आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज का जो ज़िला लिया गया है वो ज़िला है पहला अलवर ज़िला। कल हम लोगों ने बात किया था, है ना, कुछ जिलों के बारे में। जैसे अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। रिवीजन हम लोग बाद में करते हैं। अभी आप बता देना एकता जी, क्या आवाज़ पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो देखिए, जोधपुर के बारे में मैंने एक चीज़ बताया था, आप याद रखेंगे। एक एक चीज़ जो बहुत बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको तो ज़रूर याद रखेंगे। जोधपुर के बारे में मैंने क्या बताया था, उसका उपनाम क्या है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जोधपुर का उपनाम क्या है, जरा बताना कमेंट करके। सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। जोधपुर का उपनाम। हाँ जी, जोधपुर का उपनाम। जोधपुर में क्या है? सूर्य मंदिर है। तो जोधपुर का उपनाम क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। इसी को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है ना। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं अलवर जिला के बारे में। ठीक है, अलवर जिला के बारे में अगर बात किया जाए तो अलवर जिला को, यहाँ पे आप देख रहे हो दिल्ली है, और दिल्ली से जब कभी ये अरावली है, अगर दिल्ली से अरावली जाना है आपको तो क्या करोगे? अलवर जिला को पार करके जाना पड़ेगा, है ना। दिल्ली से अरावली जाना है तो क्या करोगे? अलवर जिला से होके जाना पड़ेगा। इसीलिए अलवर जिला को क्या कहते हैं? अलवर जिला को अरावली का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, ब्लू सिटी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अरावली को क्या कहते हैं? इसको अलवर को क्या कहते हैं? अरावली का प्रवेश द्वार। लिखो भाई, अरावली का प्रवेश द्वार कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो अरावली का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये अलवर जिला है। ठीक है, दूसरा क्या इतना ही है? क्या और कुछ नहीं है अलवर के बारे में? तो अलवर को स्कॉटलैंड के भी नाम से जाना जाता है। अलवर को किसके नाम से जाना जाता है? स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, सन सिटी। बहुत बढ़िया। राजस्थान का, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। दो चीज याद करो आप पहले अलवर के बारे में। अभी और चीज बताता हूँ। अलवर में एक है सरिस्का नाम का स्थान। सरिस्का शहर है अलवर जिले में। तो सरिस्का जो स्थान है वो किसके लिए जाना जाता है? तो बाघों के लिए जाना जाता है। अगर बात हम करते हैं सरिस्का का, सरिस्का किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहोगे सर ये बाघों के लिए जाना जाता है। किसके लिए भैया? बाघों के लिए, है ना। तो बाघों के लिए क्या जाना जाता है? थोड़ा सा कुछ ध्यान रखो बाघों के लिए। सरिस्का के बारे में अगर बातें करें तो इसी को कहते हैं बाघों का माद। माद किसे कहते हैं बताओगे जरा? हाँ, टाइगर सिटी। माघ किसे कहते हैं? माघ, माद कहते हैं एक प्रकार से गुफा को, या फिर निवास स्थान को, है ना, या फिर बिल को ना। तो माद किसे कहते हैं? तो शुद्ध रूप से तो समझो गुफा को कहते हैं। बाघ और शेर कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बाघों का माद कहते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि सरिस्का को बाघों का माद क्यों कहते हैं? क्योंकि सरिस्का में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वो कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बाघों का राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सरिस्का क्या है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। और जो ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये लगभग 800 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे जाके बाघों के लिए आप सफारी भी कर सकते हो। सफारी का मतलब ये नहीं होता कि सफारी गाड़ी पे बैठ के घूमो। सफारी का मतलब ये होता है आपको एक जीप दे दी जाती है, उस जीप पे बैठ के आप इस उद्यान में जाके बाघों को देख सकते हो। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हम लोग अलग से करेंगे बेटा, टेंशन मत लेना कोई भी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे और क्या है सरिस्का में ही? तो सरिस्का में राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। अब ये नंदन कानन क्या है यहाँ आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। ठीक है, नंदन कानन, ये राजस्थान का नंदन कानन क्यों कहते हैं? और ये नंदन कानन है क्या चीज? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भारत के पूरब में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है ओडिशा। जानते हो ओडिशा? उड़िया बोली जाती है वहां पे। तो ओडिशा राज्य में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है नंदन कानन अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है,
और यहीं पे आप देखोगे एक जो है सिलीसेड झील है, कहाँ पे, सरिस्का के आसपास ही। तो यहाँ पे सिलीसेड झील है, और वो सिलीसेड झील किसके लिए भी फेमस है मैं बताऊं? सिलीसेड, सिलीसेड झील, नाम से झील लग रहा है ना, झील है भी, लेकिन झील की वजह से नहीं फेमस है, फेमस है पैलेस की वजह से। एक महल है, इसी के नाम पर एक महल है, इसकी वजह से फेमस है, वो यहीं पर है, राजस्थान का नंदन कानन भी इसी को कहते हैं, सरिस्का को। अगर सरिस्का आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाओगे भैया? अगर सरिस्का ऑप्शन में ना दिया तो क्या करोगे? वैसे सरिस्का देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया। ये कहाँ, अलवर जिले में है। आगे बढ़े। सिलीसेड झील, सिलीसेड झील पैलेस भी है, झील भी है, पैलेस भी है। पैलेस एक महल होता है जहाँ पे आप घूमने टहलने जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो जिला हमारा है वो है डीग जिला। कौन सा जिला है भाई? डीग जिला। डीग और डिडवाना, ये सारे जिले आपने देखे होंगे। यहाँ पे मैप में अगर देखिए तो डीड जिला कहाँ पे आपको दिखाई देगा, जरा बताना तो। नवीन जिला जो बना हुआ था, लेकिन बाद में इसको हटाया नहीं गया। और अभी अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसी 3 जिलों में झगड़ा होता है। एक तो खैरथल है, कहता नहीं भैया मैं छोटा भाई हूँ। कोटपुतली कहता नहीं मैं छोटा भाई हूँ। डीग कहता नहीं मैं छोटा भाई हूँ। तो इन्हीं तीनों में अनुमान लगाया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है, नंदन कानन तो उसे ही कहते हैं ना सर। हाँ उसे ही कहते हैं, यही नंदन कानन, वही बता रहा हूँ, सरिस्का को ही नंदन कानन भी कहते हैं बेटा। इसी को सरिस्का को ही सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसी को जो है राजस्थान का नंदन कानन या फिर बाघों का मांद के नाम से जाना जाता। एक ही बात है, यहाँ मैंने लिखा भी है, देखो एक ही बात है। ठीक है, और ये नंदन कानन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उड़ीसा में एक बाघ अभ्यारण्य है, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ भी बाघ अभ्यारण्य है, तो इसे नंदन कानन कह दिया जाता है। अब बात करते हैं डीग के। डीग अपने खूबसूरत जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जो 8वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। देखो डीग क्या है, डीग ना एक जिला है जो खत्म नहीं हुआ, मतलब रह गया अभी। हाँ मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सर मेरी क्लास कल मिस हो गई थी तो प्लीज नोट जी लगवा दीजिए। अरे पीडीएफ हो सकता है आपको मिल गया हो बेटा, नहीं तो क्लास आप देख लेना जाके, क्लास तो एप्लीकेशन पे होगी ना। हाँ पीडीएफ पड़ जाता है, कोई टेंशन मत लो, एकता पीडीएफ पड़ जाएगा। देखो मैं बता रहा था कि अगर छोटा जिला पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये तीनों, इन तीनों जिलों में मार हो रहा है, किसमें? खैरथल, कोटपुतली, बहरोड और फिर डीग। अब देखो ऑप्शन में आपके क्या आएगा बेटा, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे या फिर 5 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 5वां ऑप्शन रहेगा कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके मानते हैं हम। 4 ऑप्शन रहेगा तो एक में आपको इन बड़े जिलों को दे देगा, 4 ऑप्शन में आपको बड़े जिलों को दे देगा, और इस एक किसी एक ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक जिला देगा, तो आप उसका चयन कर लेंगे। ये तीनों जिला एक साथ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चूंकि अभी किसी को नहीं पता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। डीग अपने खूबसूरत जल महलों के लिए फेमस है। जल महल क्यों कहते हैं? देखो डीग जो है ना, एक ऐसा जिला है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो महल बनाए जाते थे, वो महल अक्सर झीलों के या तालाबों के किनारे बनाए जाते थे, और खूब ऊंचे ऊंचे एकदम भव्य महल बनाए जाते थे। होता क्या था, जब उन महलों को शाम को आप परछाई में देखो, जल की परछाया में जब देखो महलों को, तो बड़ा प्यारा लगता था, बहुत प्यारे लगते थे वो महल। ठीक है, तो बहुत प्यारे लगते थे, इसी वजह से इनको बनवाया जाता था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए थे। बहुत ढेर सारे महल ऐसे बनवाए जाते। देखो ये छाया कितना बढ़िया दिख रहा होगा, देखो नहीं, बढ़िया सुंदर सुंदर महल है, और छाया देखो उससे भी बेहतर लगता है। ये महल और जलाशय अपनी अनूठी वस्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए जाने जाते हैं। डीग के जल महल, जल महलों की नगरी के नाम से डीग को जाना जाता है। ठीक है, तो डीग के लिए बस जल याद करना, डीग के लिए जल याद करना, बस और कुछ नहीं। अब आपका आ जाता भरतपुर। भरतपुर जो है ब्रज क्षेत्र में स्थित है ना, ब्रज क्षेत्र में स्थित है। क्या ब्रज क्षेत्र के बारे में आप लोग कुछ जानते हो? ब्रज क्षेत्र जो होता है ना, वो मुख्य रूप से वृंदावन से लिया जाता है। वृंदावन प्यारे वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? मथुरा में है। और मथुरा किसके लिए जाना जाता है? तो श्री कृष्ण भगवान के लिए जाना जाता है ना। तो मथुरा श्री कृष्ण भगवान के लिए जाना जाता है। अब देखो वृंदावन
या उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं। और ब्रज क्षेत्र की भाषा बड़ी प्यारी, बड़ी मतलब ठाठ भाषा कहते हैं उसको, ठेठ भाषा, खड़ी हिंदी वाली भाषा होती है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक आध शब्द बोल दूं, जैसे कहता हूं, जाएगो, है ना, जाएगो। अब बताओ जाएगो का मतलब, अभी मैं पूछू बेटा समझ में आ गया? यस सर समझ में आएगो। तो यही है जो है ब्रज वाली भाषा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भरतपुर जो होता है ये भी ब्रज के क्षेत्र में आएगा। और भरतपुर के साथ साथ देखो बेटा डीग भी, और भरतपुर और धौलपुर, ये तीनों के तीनों क्या है, ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आप ध्यान रखना। राजस्थान का पश्चिमी बिहार कहा जाता है। अब पश्चिमी बिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है, और इसी को पश्चिमी बिहार के नाम से, इसीलिए पूरे के पूरे भरतपुर को पश्चिमी बिहार की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भी पश्चिमी बिहार है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में केवल एक ही पश्चिमी बिहार है। ठीक है, करौली से हूँ, हाँ, तो करौली वाले तो जानते होंगे ना, करौली से बहुत दूर थोड़ी है। तो करौली वाले, आप भी करौली वाले भी जो है ब्रज क्षेत्र में थोड़ा बहुत आते हैं। देखो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, इसी को इसीलिए पक्षी नगरी कहा जाता है। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों, अब आपसे अगर पूछ ले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में किस पक्षियों को की संरक्षण की जाती है, तो ये साइबेरिया सारस है। साइबेरियाई सारस जो है ना, ये वाला, ये साइबेरिया से घूम के आते हैं बेचारे। साइबेरिया यही नहीं है बेटा, रूस में है, रूस से उड़कर यहाँ पे आते हैं। तो बताओ, इनको संरक्षण दिया जाता है। साइबेरियाई सारस यहाँ पे अधिकता है, और खास करके भरतपुर को क्या कहा जाता है? पश्चिमी बिहार की नगरी कहा जाता है। बात आता धौलपुर, मैंने बताया अभी 3 जिले मेन रूप से आप, जिसमें धौलपुर को भी शामिल करते हैं, जिसमें आप भरतपुर को शामिल करते हैं, और जिसमें भरतपुर से कटके इधर बना हुआ डीग है उसको भी शामिल करते हैं। ये तीनों ब्रज के क्षेत्र में आते हैं। समझ में आएगो? पता ना, यहाँ में देखो राजस्थान में रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। देखो आपको कहीं कहीं बुक में केवल डायमंड सिटी देगा, वो गलत है बेटा। डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। इसको सूरत को, और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, समझ लेना इस बात को। तो ये डायमंड सिटी नहीं, रेड डायमंड सिटी। और डायमंड का मतलब तो हीरा होता है, लेकिन रेड डायमंड पत्थर से संबंधित है। आएगो, हाँ, तो रेड डायमंड किससे संबंधित है? पत्थर से। यहाँ लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। और भारत में मुगल कालीन संरचना जब आप देखते हो तो उसमें आपको दिखाई देगा दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, राजस्थान के बहुत ढेर सारी संरचनाएं, बहुत ढेर सारे किले जो इन लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, जिसमें से हमारे दिल्ली का लाल किला जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं बलुआ पत्थर से बनाया गया। अब ये बलुआ पत्थर लाए कहां से जाते थे? तो देखो दिल्ली के बगल में, दिल्ली से ज्यादा दूर तो है नहीं धौलपुर, है ना, धौलपुर से लेकर जाते थे। इसीलिए इसको देखो डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेड डायमंड सिटी। केवल डायमंड सिटी नहीं, केवल डायमंड सिटी सूरत हो जाएगा, समझते रहना। धौलपुर शहर को जाना जाता है, धौलपुर अपने लाल पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन के नाम से, रेड सैंड स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, तो रेड सैंड स्टोन के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो यहाँ की इमारतों और स्मारकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता। तो धौलपुर किसके लिए? धौलपुर ना, धौलपुर को मतलब ये समझ लो कि इतना रगड़ रगड़ के धोता है ना कि लाल हो जाता है। याद रहेगा, धौलपुर जो है रगड़ रगड़ के धोया गया, लाल हो गया, मतलब लाल बलुआ पत्थर जो है ना वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है बूंदी। बूंदी में जो सबसे ज्यादा आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों नहीं, बावड़िया तो दूसरा होता है ना, बावड़ी है कहता है तो प्यार में बड़ी बावड़ी हुई बड़ी, तो बावड़ी तो दूसरा होता है जो एकदम मगन हो, लीन हो, तल्लीन हो, बावड़ी कहते हैं। ये बावड़ी है, बावड़ी का मतलब सीढ़ी होता है। देखो राजस्थान में एक किला आता है जिसका नाम है बूंदी, और इस बूंदी जिले में जो कुएं बनाए जाते थे ना, कुएं, ये कई तरीके से आपको मिलेगा। मैं बताऊं आपको, जैसे जब गोल गोल कुआं बनता था, कभी आपने देखा होगा गोल कुआं भी, तो जब गोल कुआं बनता था तो उसमें भी ये सीढ़ी पाए जाते थे गोल कुएं में। इसमें कैसे पाए जाते थे? इसमें ऐसे सीढ़ी ना, इन जो दीवार होती है ना, ऐसे दीवार, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसमें, लेकिन जो दीवार होती है इस दीवार के किनारे 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 ऐसे 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 बनाते बनाते वो अंदर तक जाते थे। तो दीवार के सहारे ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे 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 सीढ़ी बनती हुई चली जाती थी, तो वो भी बनता था। और ये तो नॉर्मल बनता था, नहाने वहाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप देखोगे कि बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बावड़ी बहुत ज्यादा बनती थी। और बावड़ी क्या है? तो बावड़ी सीढ़ी है।
और ये सीढ़ी कहाँ बनती है, तो ये सीढ़ी जलाशयों में बनती है। ठीक है, कहाँ पे बनती है, जलाशयों में ये सीढ़ी बनती है। ठीक है, जहाँ नहाने के काम आता था, स्नानागार कह सकते हो आप। दूसरा ये इसी को चित्रकला नगरी कहते हैं, चित्र के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। और सांपों की शरण शरण स्थली कहते हैं। देखो सांपों की शरण स्थली आप याद रखना, क्यों याद रखना है, क्योंकि राजस्थान का पहला डेडिकेटेड स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है, बताना जरा। डेडिकेटेड स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है, कोटा में बनाया गया। और कोटा और बूंदी जो है ना, उससे जो एक मार्ग जाता है जिसे कोटा बूंदी मार्ग कहते हैं, अगर आप वहां के होंगे तो जानते होंगे। तो कोटा बूंदी जो संपर्क मार्ग है, उसी संपर्क मार्ग पे डेडिकेटेड स्नेक पार्क, डेडिकेटेड का मतलब समर्पित, स्नेक का मतलब सांप, और पार्क का मतलब होता है मैदान या पार्क। मतलब क्या होता है, पार्क का मतलब क्या होता है, यहाँ घूमने टहलने जाते हैं ना, बगीचा। तो कोई ऐसा पार्क जो स्नेक यानी कि सांपों को डेडिकेट करके बनाया गया, सांपों को समर्पित करके बनाया गया है, वो राजस्थान का पहला सांप पार्क कहाँ है, पहला स्नेक पार्क कहाँ है, अगर पूछ ले तो आप बता दोगे कि कोटा और बूंदी वाले रोड पर है। और कहाँ पे पड़ेगा, तो कोटा में पड़ेगा। या हर्बल पार्क के पास स्थित है। यह पार्क विभिन्न सांप प्रजातियों के आवास के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। बावड़ियों का शहर कहते हैं, सांपों की शरण स्थली कहते हैं। एक यहाँ पे आपको रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य मिल जाएगा। ठीक है, रामगढ़, इसी में लिख लेना, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये भी है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी यहाँ पे है, तो ये भी आप लिख लेना बेटा। ठीक है, अभ्यारण्य, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सांपों की, अच्छा इसमें क्या बूंदी में कुछ और मिलेगा आपको, बूंदी में कुछ और मिल जाएगा, जैसे चित्रकला नगरी तो हो ही गया, सांपों का हो गया। बूंदी को एक और नाम जाना, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, छोटी काशी कहते हैं, लिख लो। बूंदी को क्या कहते हैं, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और कल मैंने आपको काशी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि काशी जो है वो बनारस को कहते हैं। काशी किसको कहते हैं, बनारस को कहते हैं। बनारस में 80 घाट है, समझना क्यों कहते हैं इसको बनारस में। हाँ देखो, 84 खंभों की छतरी भी कहते हैं। अच्छा, तो बनारस में क्या है, 80 घाट है नहाने के लिए, और सारे घाट सीढ़ी बने हुए हैं, आप उन सीढ़ी से उतर के गंगा नदी में स्नान कर सकते हो। यही कंडीशन यहाँ भी है, देखो तमाम सीढ़ियां बनी हैं और स्नान करने के लिए तो लोग इनमें जाते हैं, स्नान करते हैं। तो इसीलिए शायद इसको छोटी काशी कहा गया, क्योंकि धार्मिक रूप से ये थोड़ा विस्तृत हो गया, विकसित हो चुका। ठीक है, याद रहेगा। तो छोटी काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, बूंदी को। क्लियर है, बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े, हाँ चले। अब बात आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर रणथंभौर, जिसे बाघ नगरी अर्थात बाघों का शहर भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अभी आपने कहा टाइगर सिटी किसको कहते हैं सर, टाइगर सिटी किसको कहते हैं, आपने कहा सरिस्का। सरिस्का कहाँ में है, आपने कहा सर अलवर। ध्यान देना, अलवर, सरिस्का, है ना। और सरिस्का को टाइगर सिटी, बाघों का शहर, या बाघों की माद, सॉरी बाघों का माद, या फिर नंदन कानन, दोनों आप उसी को कह देते हैं सरिस्का को। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है रणथंभौर, जिसे बाघ नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले बाघ नगरी किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, बाघ नगरी किसे कहेंगे, तो आप कहोगे सवाई माधोपुर को। अगर सवाई माधोपुर नहीं देगा तो रणथंभौर देगा, तो रणथंभौर आप लगा सकते हो। अच्छा, ये मैं क्यों लिखा हूं इसको समझ रहे हो। T2312 क्या है, एक T2312 है, और एक आया था, न्यूज आई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज चैनलों में। टी का मतलब टाइगर हो गया, और 59 था, है ना। तो ये पुराना न्यूज है 59, इसको आप हटा दो। ये नवीन न्यूज है, क्यों, क्योंकि एक टाइगर 3212 नाम का एक टाइगर था, टाइगर का नाम रखा गया है अंकों के हिसाब से। तो 3212 नाम का जो टाइगर है वो बेचारा डेड हो गया, मतलब मर गया। कहते हैं कि सुबह जो है एक भैंसे का शिकार किया, और बढ़िया मतलब मांस वास खाया, और उसके बाद शाम तक मरा पड़ा हुआ था। हो सकता है वैसे भैंसे में कोई कुछ कमी रही हो, या ज्यादा खा लिया हो, क्या पता।
लेकिन ये अभी हाल ही में मरा है, तो इसको आप याद रखोगे कि किस पार्क में ये है, तो रणथंभौर के पार्क में ये है। और एक चीज है, जो 59 वाला था ये पहले मरा हुआ था, और बताते हैं जो T59 जो बाघ है ना, ये लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में घूमता था। बताओ भाई, 50 किलोमीटर कम नहीं होता, इसका एरिया 50 किलोमीटर तक था, है ना, जो मिलता है उसको चपड़ कर जाता है ये। तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है, या अपने समृद्ध वन जीवन विशेषकर बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। चीतल वगैरह भी यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, मेरी क्लास का टाइम बेटा 4 बजे है, लेकिन आज थोड़ा सा ना टेक्निकल इशू था, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, तो 4:30 बजे क्लास लगा दी गई थी। तो देखो दूसरा आता पाली। तो देखो आपने अभी सवाई माधोपुर के बारे में क्या पढ़ा, सवाई माधोपुर के बारे में क्या पढ़ा कि वहां रणथंभौर है, मतलब बाघों का शहर है या बाघ नगरी। तो आपसे 2 सवाल पूछेगा, है ना, एक पूछेगा बाघ नगरी किसे कहते हैं, बाघ नगरी किसे कहते हैं, और दूसरा पूछेगा बाघों का माद किसे कहते हैं, बाघों का माद किसे कहते हैं। देखो दोनों में अंतर है, अंतर क्या है ना, दोनों में अंतर क्या है। माद होता है जैसे पुराना निवास स्थान, माद किसे कहते हैं, पुराना निवास स्थान, ठीक है, पुराना निवास स्थान, या फिर इसी को आप कह सकते हैं प्राकृतिक निवास। प्राकृतिक निवास, प्राकृतिक निवास का मतलब उनको कहीं लाया नहीं गया, वहां पे बाघ पहले से ही थे। कहाँ पे, अलवर में, है ना, बाघों का माद कहाँ, अलवर, अलवर में बाघ पहले से थे। लेकिन जो बाघ नगरी जो रणथंभौर है, रणथंभौर, तो रणथंभौर में जो ये अभ्यारण्य बनाया गया था बाघों का, तो रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ बाहर से लाके यहाँ पे संरक्षित किए गए। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, तो पहले नहीं हुआ करते, बहुत पुराना नहीं है, यहाँ संरक्षित किए गए हैं। तो थोड़े दोनों में यही अंतर है, इसे बाघ नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे बाघों का माद के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो गया दमदार। अब देखो हम पाली के बारे में अगर देखें तो पाली क्या है, पाली आपको मिलेगा कहाँ, जरा ढूंढो इसमें, तो अगर पता होगा तो पाली यहाँ मिल जाएगा, यहाँ। पाली का आकार कैसा है, अभी देखो लगभग त्रिभुजाकार है। पाली का आकार कैसा है, त्रिभुज के आकार में है, देखो त्रिभुज बना बना भैया, थोड़ा सा और पेन चलाते रहेंगे तो अभी एकदम बढ़िया समकोण त्रिभुज बन जाएगा, देख लो। छोड़ दे, बना के छोड़े, देखो समकोण त्रिभुज बन गया, पाली हो गया। अब देखो पाली के बारे में क्या कह रहा है, पाली के बारे में यहाँ पे कह रहा गेटवे ऑफ गोड़वाल, क्या कहते हैं, गोड़वाल का गेट, या फिर गेटवे ऑफ गोड़वाल, लिखना इसको, गेटवे ऑफ, पूरी बात नहीं लिखनी है आपको, मैं जो पाली, पाली के आगे इतना, गेटवे ऑफ गोड़वाल, इतना लिखना है बस। तो ये क्यों जाना जाता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखोगे पाली जो है वो कहाँ पड़ता है, सिरोही जिले में पड़ता है, सिरोही जिले में, अच्छा सिरोही जिले नहीं, सॉरी, पाली। ये जो गोड़वाल, गोड़वाल है, गोड़वाल, तो गोड़वाल किसे कहते हैं ये अगर आपसे पूछ ले तो गोड़वाल देख लो यहाँ पे, ये किन किन जिलों में फैला हुआ, तो यहाँ जोधपुर देख रहे हो, जालौर देख रहे हो, सिरोही देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो पाली है बेटा, यहाँ तक अगर आप देखो मैप में, तो ये वाला जो एरिया है पाली, पाली के बाद जालौर, जालौर के बाद सिरोही, इस तीनों एरिया को, इस तीनों जिलों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, तो इस तीनों जिलों को मिलाकर देखो, पढ़ो आगे, ऐतिहासिक क्षेत्र जो पाली, जालौर और सिरोही जिले में फैला हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले गोड़वाल किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता देना किसको कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पाली, जालौर और सिरोही जिला शामिल होगा। एक क्वेश्चन पूछूं, सर मैं पाली से हूँ, अच्छा मंजू जी पाली से हो, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा बताओ शेखावाटी में कौन कौन सा शामिल है, शेखावाटी आंचल क्षेत्र में, शेखावटी आंचल क्षेत्र में कौन कौन सा जिला शामिल है, बताना जरा। क्यों, अच्छा ऐसा है सर जी, क्या पूछ रहे हो, बताना जरा, शेखावटी में कौन कौन शामिल है, बताना बेटा, पढ़े हो ना, नहीं तो भूल जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। शेखावटी में बताओ कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन सा जिला, सीकर, गलत कर दिया ना, और कोई, शेखावटी में कौन कौन सा जिला शामिल है जरा बताना। फिर हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, अगर पूछ ले गोड़वाल में कौन कौन सा जिला शामिल है, तो आप तुरंत बता देना कि गोड़वाल में 3 जिले पाली, जालौर और सिरोही आता है। अब अगर आपको गोड़वाल जाना हो तो आप किधर से होकर जाओगे, हमने कहा दिल्ली से, हमेशा दिल्ली से ही देखना है आपको, ठीक है। दिल्ली से होकर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा जिला पड़ेगा, पाली जिला पड़ेगा, कौन सा जिला पड़ेगा,
पाली जिला पड़ेगा, तो इसका मतलब अगर हमें कोई गेट बनाना होगा या कोई द्वार बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें अगर जाना हो गोड़वाल तो गोड़वाल का द्वार या गोड़वाल का गेट कहाँ पे बनेगा, पाली में बनेगा। और पाली में एक नाम है, एक स्थान है जिसका नाम है फालना, यहाँ पे बनाया गया है। और फालना जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन मंदिर यहाँ पे बहुत ढेर सारे हैं, तो जैन मंदिर के लिए ये फेमस है। याद रहेगा इतना बात। कोई नहीं बता रहा, चूरू, सीकर और झुंझुनू। बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिया भाई। चूरू, सीकर और झुंझुनू शामिल है ना। ठीक है, ये वाले क्षेत्र मैंने यही लिखा भी है, तो यहाँ पे चूरू, सीकर और झुंझुनू ये क्षेत्र शेखावटी में शामिल है, पूछा जाता है भाई। तो पाली, जालौर और सिरोही आ जाएगा, इसमें आप देख लेना जिलों में फैला हुआ है। फालना एक क्षेत्र, फालना क्षेत्र इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपनी जैन वास्तुकला और मंदिरों के लिए, मतलब जैन धर्म के लिए ज्यादा, जैन मंदिर के लिए फेमस है। कभी पूछे तो बता देना। विशेष रूप से फालना में स्थित जैन स्वर्ण मंदिर जो है, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, तो इसीलिए भी फेमस है। अब हम बात करते हैं अजमेर का। अजमेर, अजमेर में बहुत ढेर सारे नाम। एक और जिला है थोड़ा सा छोटा सा, नागौर, पाली के बगल में पड़ता, तो हम यही अगर पढ़ लें उसके बारे में तो ज्यादा बेहतर होगा। नागौर, नागौर क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देख लें। हाँ जी, इधर देख रहे हो नागौर कहाँ है, मैप में देखो। अजमेर, अजमेर के बगल इधर नागौर। तो पहले नागौर पढ़ते हैं फिर अजमेर पढ़ लेते हैं, ठीक है। नागौर के बारे में क्या विशेषता है, मैप में मैंने दिखा दिया, आप देख लो, बीच में है एकदम। नागौर के बारे में क्या विशेषता है, नागौर को क्या कहा जाता है, कोई एक दो बात बता दो। यहाँ धातु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये आप देखोगे ना अरावली के पाद पर स्थित है। पाद का मतलब होता पैर, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे धातु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। धातु नगरी भी इसको कहते हैं, ठीक है, धातु नगरी कहते हैं। सर और क्या कहेंगे, तो ये जो धातु बनते हैं ये लोहे के भी धातु रहते हैं, और भी तमाम धातु हैं, मतलब लोहा तो नहीं उतना पाया जाता, लेकिन और भी तमाम धातु हैं, उन धातुओं से औजार बनाया जाता है। तो आप क्या कहोगे, इसे औजार नगरी भी कहते हैं, औजार नगरी भी कहते हैं। महाराणा प्रताप की तलवार और भाला कहाँ से आता था, है ना, ये नहीं बताना कि यहाँ से आता था, लेकिन बनाए जाते हैं। और इसी को लाल मिर्ची का कटोरा कहते हैं, क्योंकि लाल मिर्च का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है। लाल मिर्ची का कटोरा, लाल मिर्ची का कटोरा कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो बता देना, एशिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट कहाँ स्थित है। हाँ, सेकंड नंबर वाला जिला हो गया है, जो दूसरे और ज्यादातर जिलों से सीमा बनाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो लाल मिर्ची का कटोरा हो गया। अगर आपसे पूछे एशिया का, कहीं लिख लेना, बार बार पूछा गया कई बार, एशिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट, सबसे बड़ा मसालों का, मसालों का मार्केट को क्या कहते हैं, बाजार, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कहाँ पे स्थित है। मसाला उत्पादन में आपसे पूछेगा तो आप लगाओगे आंध्र प्रदेश, है ना, मगर मसाला बगीचा पूछेगा तो आप लगाओगे केरल। अजमेर में नहीं है बेटा, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली राजस्थान के बगल में ही हमारे पड़ता है। क्या पता क्वेश्चन कभी पूछ ले, क्योंकि मसाले में लाल मिर्च का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन लाल मिर्च देखा जाए तो नागौर में है। लाल मिर्च का कटोरा किसको कहते हैं, नागौर को कहते हैं। अगर उत्पादन देखेंगे तो आप नागौर लगाना। अब बात करता अजमेर। अजमेर में एक दिख रहा अंडा, है ना, देसी है क्या, क्या परदेसी अंडा है, देखो जरा, नागौर, देखो ये पहले देखो, अजमेर में ये अंडा जो है ये कैसा अंडा है, पहले बताना आप कमेंट करके, है ना। तो अजमेर को क्या कहते हैं, अभी थोड़ा मैप में चलते हैं, मैप में, मैप में चले तो ये जो अजमेर है ना भाई, ये अजमेर, अजमेर जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है भाई, बीच में एकदम स्थित है राजस्थान के। देखो राजस्थान के बीच में अगर स्थित जिलों की बात पूछे तो आप इन क्षेत्रों में तीन चार जिलों को रखते हैं, जिसमें ब्यावर, यहां से शुरू करो, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, चार हो गया। उसके ऊपर देखो जयपुर, डिडवाना, नागौर, जोधपुर, बस खत्म कहानी, ठीक है। चार इधर और चार इधर, चार और चार, मतलब आठ
जिले ऐसे हैं, बीच बीच में ये वाला आता है, एक राजसमंद आता है ना, 4 4 8 1 9, 9 जिले ऐसे हैं जो एकदम बीचों बीच में राजस्थान के बैठे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बलोतरा और जो बलोतरा को जब आप शामिल करते हो ना, बलोतरा, तो ये भी इसमें शामिल हो जाता है, तो कुल मिला के 10 जिला हो जाता है। इस तरीके आप इसको थोड़ा मैप को आप काउंट करो, मैप को आप देखा करो, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके, अजमेर के बारे में। तो अजमेर के बारे में सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि ये भारत का ये क्या है, राजस्थान का हृदय स्थल है। अब देखो यहाँ एक चीज मैं आपको बताने वाला था, राजस्थान का हृदय स्थल, हृदय हृदय का काम क्या होता है, धड़कना, यानी कि खून उन की सप्लाई यही करता है हृदय ना, ब्लड की सप्लाई करता है, तभी हम जीवित रहते हैं। ऐसे ही पूरे भारत में लगभग 12 हृदय स्थल हैं। एक अमृतसर में है पंजाब, एक अजमेर में है, ठीक है, एक मथुरा में है, एक वाराणसी में है, एक गया में है, एक द्वारिका में है, एक वारंगल में है, ठीक है, वारंगल कहाँ पे, आंध्रा में, एक बादामी में है, एक अमरावती है, एक कांचीपुरम है, और एक बिल्लकनी है, और एक पुरी है, पुरी मतलब जगन्नाथपुरी। ये कुल 12 हृदय स्थल है, तो याद रखना इससे संबंधित चीजें। 12 हृदय स्थल, पुष्कर को नहीं बेटा, वो कहते हैं अजमेर को ही कहते हैं, पुष्कर अभी बाद में आएगा, आप टेंशन मत लो, पुष्कर भी आएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को भारत का मक्का कहते हैं। और भारत का मक्का क्यों कहते हैं, मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, अजमेर शरीफ है ना, अजमेर शरीफ है कि नहीं यहाँ पे, अजमेर शरीफ। और अजमेर शरीफ जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए बड़ा फेमस है, हालांकि इतना सेकुलर है कि मुस्लिम और हिंदू सारे धर्म के लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो अजमेर शरीफ यानी कि मक्का इसीलिए कह दिया जाता है। और ये कहता अंडे, राजस्थान के अंडे की टोकरी, राजस्थान के अंडे की टोकरी। अगर कह दे भारत के अंडे की टोकरी, तो आप क्या कहोगे, भारत के अंडे की टोकरी को आप क्या कहोगे, आंध्र प्रदेश है, क्या, भारत के अंडे की टोकरी, भारत के अंडे की टोकरी कौन सी कही जाती है, तो उसको आप कहोगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश को कहते हैं भारत के अंडे की टोकरी। और क्या है अजमेर में, है ना, और क्या, भारत का मक्का हो गया, अंडे की टोकरी हो गया, और एक कहता है पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर एक्चुअली एक किला है, किसी को याद हो तो बता देना। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है एक किला है जिसका नाम तारागढ़ है ना, तारागढ़, या इसी को जो हमने लिखा है पूर्व का जिब्राल्टर ना, पूर्व का जिब्राल्टर, इसी के आगे आबलिक करके, इसी के आगे आबलिक करके लिख लेना दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। मैं बता रहा हूं इसके पीछे कहानी क्या है, दुनिया का, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। देखो अगर पूर्व का जिब्राल्टर कहेगा ना, तो एक चीज और ध्यान रख लेना, अभी पूरब में, भारत के पूरब में यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ पे सिंगापुर है, थोड़ा और दूर चले जाओ ना दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो सिंगापुर है, समझना इसको, सिंगापुर, ये सिंगापुर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो भाई पूर्व का जिब्राल्टर सिंगापुर को कहा जाता है, लेकिन इसको भी दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, तो हम लोग इसको भी मानते हैं कि पूर्व का जिब्राल्टर ही है। अब ये क्यों कहा गया था जिब्राल्टर, इसके पीछे की कहानी सुनो, सुनाते कहानी। यार धौलपुर जहां आपने लिखा है ना, वहाँ थोड़ा सा चीजें अभी मैं और लिखाऊंगा, एक दो चीज छूट गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन हाँ पहले इसको हम देख लेते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है। तो एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज था जिसका नाम है विलियम बेंटिंग, है ना, गवर्नर जनरल था हमारे यहाँ का। तो 1832 में विलियम बेंटिंग जो है यहाँ पे जाता घूमने के लिए, कहाँ पे, एक किला है जिसका नाम है तारागढ़ किला, यहीं पे स्थित है, तारागढ़ किला पे जाता है घूमने के लिए।
और तारागढ़ किला जैसे ही वो देखता है ना, इतना मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता है और चिल्ला के उसके मुंह से निकल जाता, बाप रे बाप, ये भी दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लग रहा है। बहुत बड़े इंसान ने कहा था ये बात। किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने कहा था। विलियम बेंटिंग ने कहा कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लग रहा है। ठीक है, विलियम बेंटिंग वही है जो 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर हमारे देश से सती प्रथा का अंत कर दिया था, है ना, याद होगा, 1828-29 में, है ना। तो वही है भाई विलियम बेंटिंग, तो समझ लेना। तारागढ़ किला को देखा और ये कहा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज और आएगा यहीं पे, भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर को कहते हैं। ग्वालियर कहाँ है, कोई बताए भाई? ग्वालियर को है कोई हमारा भाई बंधु जो ग्वालियर बता सकता है कहाँ पे है कोई? वीर बहादुर, धरती वीरों से खाली हो गई। ग्वालियर एमपी में है, हाँ बहुत बढ़िया, चलो एमपी में है। अब देखते हैं, अजमेर में एक पुष्कर नाम का स्थान है, बहुत ज्यादा फेमस, इतना फेमस कि हम बता नहीं सकते उसके बारे में, उसका गुण गाते गाते थक जाएंगे। मैं घूमने गया था एक बार पुष्कर, मजा आ गया, कसम से बता रहा हूँ। पुष्कर में आपको एक पुष्कर झील मिलेगी और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना कहाँ पे हुई है? तो बताया जाता पुष्कर में ही वेदों की रचना हुई है। इसका मतलब ये एक धार्मिक स्थल है। अब आप अपने दिमाग में धार्मिक स्थल रखना, ठीक है, क्या रखोगे? धार्मिक स्थल रखोगे। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया, वेदों की रचना पुष्कर में मानी जाती है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कोंकण तीर्थ के नाम से जानते हैं। देखो अब देखते रहो, क्या कहेंगे? कोंकण तीर्थ के नाम से जानते हैं। कोंकण तीर्थ, तीर्थ जुड़ते ही दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, एक तो धौलपुर आएगा, है ना, तीर्थ जुड़ते ही एक तो धौलपुर आएगा और दूसरा सबसे पहले तो ये आएगा तीर्थ, जैसे ही नाम आए पुष्कर। ठीक है, तो कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसी को पंचम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, या पांचवा तीर्थ माना जाता है। पांचवा तीर्थ माना जाता है, जैसे एक हो गया काशी, काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, गया हो गया, पुरी हो गया, है ना, ये चारों धाम जिसको कहते हैं। तो चार तीर्थ हो गया, उसके बाद ये वाला बन जाता है, पांचवा तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद इसी को तीर्थराज कहते हैं। वैसे तीर्थराज किसको कहते हैं? तो तीर्थराज वैसे तो प्रयागराज को कहते हैं, समझना, तीर्थराज प्रयागराज को कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसको भी तीर्थराज कहते हैं। इसको मेरवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों कैसे देखो जुड़ा हुआ है एक साथ, सारे के सारे शब्दावलियां एक साथ जुड़ी हुई नजर आएंगी आपको। कोंकण तीर्थ, तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रयागराज वगैरह जाते तो इसको कोंकण तीर्थ कह दिया, है ना। प्रयागराज कह दिया, चूंकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जिला हुआ करता था, प्रयागराज हो गया, है ना, अकबर ने बसाया था, तो वहां पे प्रयागराज, वहां पे कुंभ लगता है और मेला लगता है। यहाँ पे भी पुष्कर का मेला बहुत बड़ा लगता है, ऊंटों वाला वही है ना, तो पुष्कर का मेला यहाँ भी बहुत बड़ा लगता है, तो इसीलिए इसको तीर्थराज कह दिया गया, तीर्थों का राजा कहा जाता है इसको। ठीक है, मेवाड़ का कुंभ भी इसको कहा जाता है। लिखो भाई, मेवाड़ का कुंभ लिखा, मेवाड़ का कुंभ भी इसको कहा जाता। और क्या कहा जाता है? तो इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है। अब मामा है तो भांजा भी होना चाहिए, है ना, मामा है तो भांजा भी होना चाहिए। तीर्थों का मामा कहा जाता है। देखो, तीर्थों का मामा कहा जाता है, तो भांजा कौन हो जाएगा? तो भांजा वही धौलपुर, भांजा गया, अभी धौलपुर हमने पढ़ लिया, भांजा नहीं लिखवाया था, चलो भी लिखवाते हैं। तो तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है। अभी मामा जब पढ़ा तो याद आ गया। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इसके ऊपर लिखना, मेरवाड़ का कुंभ तीर्थों के मामा के ऊपर लिख लेना, आप इसको लिख लेना कि प्रयागराज। और भाई हाँ जी, चलो नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसी को प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। प्रयागराज का, प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तो प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। ठीक है, इसी का एक नाम और आता है, संतों की नगरी, संतों की नगरी। तो एक चीज आप ध्यान ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप रट्टा मत मारना, दिमाग ये लगाना कि संत महंत से संबंधित धार्मिक
है ना, डबल बैग को किस नेम से जाना जाता है? ऊपर चला गया, फिर से एक बार कमेंट करो यार। क्वेश्चन आपका दमदार था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, ऊपर चला गया। हाँ, पांडव जब पूरा जीत गए थे ना, तो जीतने के बाद यहाँ जाके पूजा पाठ किए थे, बताया जाता है जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी रास्ते से। हालांकि वो पौराणिक कथाएं हैं बेटा, वहां मत जाओ आप। तो ये क्या है, कोणार्क के बारे में, अगर इसके पुष्कर के बारे में बात करते हैं तो पुष्कर इतने चीजों के लिए फेमस है जिसमें सभी के सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। ये तीर्थों का मामा कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, दमदार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बात किया धौलपुर के बारे में, थोड़ा सा और लिख लेते हैं क्योंकि ये अच्छी कुछ छूट रखी थी। तो इसके बारे में रेड डायमंड सिटी तो कहा जाता धौलपुर को, ठीक है, रेड डायमंड सिटी कहा जाता। इसी को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भारत का, राजस्थान का, सॉरी, राजस्थान का, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है ना। अगर राजस्थान में आते हैं आप पूरब से, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ से होकर आपको आना पड़ता है। डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, आप इसको लिखोगे इसके नाम से, रेड डायमंड सिटी। और रेड डायमंड में डायमंड दूर दूर तक नहीं है ना, वो एक पत्थर है। तो डायमंड दूर दूर तक नहीं, ध्यान रखना, डायमंड का मतलब हीरा होता है, पता लगा, हीरा आप लगा दो, ठीक है। और तीर्थों का भांजा कहते हैं इसको, इसको, इसे कहते हैं तीर्थों का भांजा। अब तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं अगर आपसे पूछे, तो आप लोग, कुछ लोग तो जानते होंगे तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। एक कुंड बना हुआ है, एक कुंड है, क्या नाम है उसका? मचकुंड। कहानी सुनोगे? मचकुंड, शार्ट कट में कहानी सुनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं। देखो, मचकुंड जो है ना, मचकुंड नाम का एक महाराजा हुआ करता था यहाँ पे धौलपुर में। तो मचकुंड नाम का जो महाराजा था, उसको भगवान विष्णु ने एक वरदान दिया था, बस इतना शॉर्टकट में। क्यों वरदान दिया था हमें नहीं जाना उतना लंबा। तो एक वरदान दिया था, और वरदान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, अब सुनना, अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ यात्रा करते करते भारत के जितने भी तीर्थ हैं, 12-15 तीर्थ, सभी स्थानों पर घूमता है, और घूम कर आने के बाद इस कुंड में अगर वो स्नान कर लेता है, तो उसका तीर्थ यात्रा संपूर्ण हो जाता है। किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा था मचकुंड महाराज को। तो मचकुंड के नाम से एक कुंड बनाया गया है जिसे मचकुंड कहते हैं, और कहते हैं कि इसीलिए इसको तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, क्योंकि सभी तीर्थ यात्रा करने के बाद अगर यहाँ एक डुबकी लगा लो ना, तो काम बन जाएगा। ठीक, चलो, ये कहानी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये मत सोचना कि गुरुजी कहानी बता रहे हैं तो कहानी पूछेगा, कहानी नहीं पूछता। आगे आए, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है, मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है उत्तरी अमेरिका का जो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर लिखो जल्दी फट्टा से, केवल इतना लिखना है आपको। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है, शहर को कहा जाता है। अभी भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो अहमदाबाद, पूर्व का मैनचेस्टर पूछ ले तो कानपुर, है ना। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक। तो चलो, भीलवाड़ा शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ये वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग कहाँ है राजस्थान में? तो भीलवाड़ा में, याद रहेगा। दूसरा, अच्छा, भीलवाड़ा का कोई एक सीमावर्ती जिला बता दो, भीलवाड़ा का कोई पड़ोसी जिला बता दो, एक पड़ोसी जिला बता दो बस। मुझे देखना कि आपका मैप कैसे तैयार है। बीकानेर की बात कर रहे हैं, तो बीकानेर किसके लिए जाना जाता? तो ऊंट की नगरी के लिए बीकानेर जाना जाता है। बीकानेर में अगर देखेंगे तो किसके लिए जाना जाता है भाई? ऊंट की नगरी के लिए बीकानेर जिले को कहा जाता है। और बीकानेर राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और ऊँटों के लिए फेमस है। तो ऊँटों का शहर किसको कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। और ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये बताओ, ऊँटों की सवारी की है आपने? ठीक है, तापुरा बता रहे हो, ब्यावर बता रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दमदार है। तो ये बताओ, ऊँटों की सवारी की है? तो ऊँटों की सवारी बीकानेर, बीकानेर में, है ना, बीकानेर ऊँटों के जहाज के, ऊँटों के स्थान के लिए, ऊँटों के शहर के लिए जाना जाता है। उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर नहीं, उदयपुर। उदयपुर की अगर बात किया जाए तो उदयपुर किसके लिए फेमस है? उदयपुर किसके लिए फेमस है? उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे, बहुत सुंदर सुंदर झील हैं, झीलों की नगरी।
उदयपुर की में जो झील है ना वो देखने लायक है, बहुत बेहतरीन झीलें हैं उदयपुर में। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बस यही इतना याद रखना है। तो उदयपुर शहर को झीलों की नगरी उपनाम से, उप भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक नाम नहीं है, ये झील है ना तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा। मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ बेटा, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ। हमारा शाहपुरा अब जिला नहीं रहा, सही बात है, सही बात है, बड़ा अफसोस रहा ना। बाड़मेर की अगर बात करते, बाड़मेर, तो बाड़मेर, बाड़मेर को कहते कालीन नगरी। कालीन नगरी, कालीन किसे कहते हैं, कोई पता किसी को? कालीन, कालीन नगरी। एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, किसने देखा? मिर्जापुर किसने देखा बताना जरा। आप लोग देखते हो ना वेब सीरीज और मूवी वगैरह। मिर्जापुर वेब सीरीज किसने देखा है? मिर्जापुर कहाँ पे है? भदोही में है। और भदोही कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है ना। तो मिर्जापुर अलग जिला है और भदोही भी एक अलग जिला है ना। तो मिर्जापुर खुद ही एक जिला है, भदोही में नहीं है। तो मिर्जापुर वेब सीरीज बनी थी इसके ऊपर, उसमें जो मेन गुंडा था ना उसका नाम था कालीन। और ये मिर्जापुर हो गया या भदोही जिला हो गया, उत्तर प्रदेश में कालीन के लिए जाना जाता है। ये दरी होता है ना, कालीन भैया, हाँ वही वाला। गद्दी पर चाहे हम रहें और चाहे मुन्ना, कानून सेम रहेगा ना, नियम सेम ही रहेगा। बाड़मेर से है, ठीक है रमेश जी। तो कालीन नगरी, कालीन किसके लिए? कालीन एक दरी होती है बेटा जो बिछाई जाती है बैठने के लिए, और ये सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं मुस्लिम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि कौन यूज करेगा कौन इस्तेमाल करेगा, लेकिन मुस्लिम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमाज वगैरह जब पढ़ते हैं ना, साफ सुथरा रखते हैं और इसको बिछा के पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी कालीन होती है, तो आप अपने घरों में इसका उपयोग कर सकते हैं। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद किसके लिए फेमस है? तो इसी को, इसका भौगोलिक उपनाम है संगमरमर की, संगमरमर, संगमरमर की नगरी, संगमरमर की नगरी इसका उपनाम है, भौगोलिक उपनाम है। और ताजमहल जब बन रहा था ना तो यहाँ से भी संगमरमर गया था। ताजमहल जानते हैं? वो कपिल शर्मा शो जो आता है ना उसमें कहता है काहे का ताजमहल प्रेम का जो है, प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल में तो एक भी बेडरूम नहीं है, प्रेम का प्रतीक कैसा हुआ? तो हालांकि ताजमहल जो बना है वो संगमरमर से बना है, और ये हम जानते हैं राजसमंद जो है ये संगमरमर की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब आता है सिरोही और डूंगरपुर। अगर दोनों की बात करें तो अगर मैप में आप देखोगे बेटा तो यहाँ देख लो सिरोही है, देख रहे हो सिरोही, सिरोही दिखाई दे रहा है कुछ? डूंगरपुर कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ना। सिरोही हो गया और डूंगरपुर हो गया। ये दोनों जिले एक ऐसे जिले हैं, हालांकि जालौर में भी है, उदयपुर में भी है, लेकिन सिरोही और डूंगरपुर में जो ये आपके अरावली की जो चोटियां हैं ना, अरावली की जो चोटियां हैं, उन चोटियों पर पार्क बना दिए गए हैं, उन चोटियों पर होटल बना दिए गए हैं। जोधपुर से हैं, उन चोटियों पर होटल बना दिए गए हैं। बताओ, रहने के लिए स्थान बना दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम हिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिल, हिल का मतलब होता चोटी, इन दोनों में बना गया। क्या बना है? इन दोनों शहरों को हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं, हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। हिल का मतलब होता चोटी, स्टेशन का मतलब होता है स्थान, मतलब ठहरना। स्टेशन का मतलब ठहरना, स्टे करना। जहाँ कोई स्टे करे उसे को स्टेशन कहते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन पे आकर रुकती है ना, इंग्लिश में प्लेटफॉर्म बोलते हो, तो जहाँ पे ट्रेन ठहरती, स्टे करती, उसे स्टेशन कहते हैं। तो हम अगर पहाड़ी पर घूमने जाएंगे तो हम यहाँ पर होटल वगैरह है जहाँ हम अपना मतलब स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, इसीलिए इसको हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो सिरोही और डूंगरपुर क्या हो गया? हिल स्टेशन हो गया। बांसवाड़ा के बारे में अगर बात किया जाए तो बांसवाड़ा किस लिए फेमस है? तो 100 टापुओं का शहर। अब देखो, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता, क्यों कहा जाता? उसका रीजन है कि बांसवाड़ा में बहुत ढेर सारे टापू हैं। टापू किसे कहते हैं, है ना? टापू ऐसे छोटा छोटा ना, छोटे छोटे, ये ना तो पर्वत होते ना पठार होते, कुछ नहीं होते, ना तो पर्वत होते हैं ना तो पठार होते हैं, बस ऐसे समतल मैदान होता है, और उस समतल मैदान में अचानक से ऐसे उठे हुए होते हैं। हम लोग के यहाँ ना पहले जो है एक कहावत कही जाती थी कि जब सन 80 में बाढ़ आया था उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश वाले भाग के चले आए थे राजस्थान, और राजस्थान के ऊंचे ऊंचे स्थानों पे निवास किए थे। ऊंचे स्थान मतलब टापुओं पे, और वो खूब ढेर सारा धन लेके आए थे। धन का मतलब पैसा ना, सोने और चांदी का सिक्का लेके आए थे, और उसमें गगरी में भर भर के
और इन्हीं टापुओं में गाड़ के रखे हैं। अगर इनको खोदोगे ना तो यहाँ से सोने और चांदी का पैसा निकलता, कहीं कहीं निकलता था, क्योंकि महाराजा जब हुआ करते थे, राजा महाराजा। और आप जानते हैं जैसे अभी अकबर का युद्ध हुआ किसी राजा के साथ, तो वो राजा अगर हारने लगा तो क्या करता था, अपनी धन संपत्ति लेके जंगलों में चला गया, है ना। तो ऐसे ऐसे टापू वगैरह पे रहने लगा, तो वहां पे वो गाड़ देता था जमीन के अंदर, तो निकल रहा था। तो एक कहावत कही गई थी। तो ये टापू जो है ना वो समतल मैदान से थोड़े से उठे हुए होते हैं, और यहाँ पे बांसवाड़ा में ये टापू आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, इसीलिए बांसवाड़ा को 100 टापुओं का। अच्छा, एकता कह रही हैं आप सभी लोग प्रॉपर राजस्थान से हो, मैं कुछ कुछ पंजाब से। बांसवाड़ा को कहा जाता है जो राजस्थान में स्थित है, इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। द्वीप वही टापू, है ना। देखो द्वीप अलग होता है, वो समुद्र समुद्र से जुड़ा होता है, लेकिन जो टापू होता है ना, तो एक उठा हुआ स्थान और किनारे किनारे जल वगैरह जल हो जाएगा तो उसे वो एक छोटा द्वीप हो जाता है, समझ। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि माही नदी में कई द्वीप है, बांसवाड़ा को राजस्थान की चेरापूंजी भी कहा जाता है, आप ध्यान रख सकते हो। राजस्थान की चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है बांसवाड़ा। ठीक है भाई, देखो बांसवाड़ा कहाँ है, बताना जरा। मुझे तो यार दिख नहीं रहा बांसवाड़ा, चलो चश्मा दो जरा, चश्मा दो भाई, बांसवाड़ा देखते हैं। बांसवाड़ा दिख रहा है कहाँ पे है ये वाला स्थान भैया, ये वाला स्थान देखते रहो। गुजरात और यहाँ पे, गुजरात और यहाँ पे मध्य प्रदेश। अब देखो जो पश्चिमी, अभी हम जलवायु पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आएगा, जब मानसून पढ़ेंगे तो देखो जब पश्चिम से मानसून आता है तो पश्चिम से यहाँ पे हमारी अरावली है, इधर अरावली है, और अरावली की ऊंचाई इधर देखो, अगर ना देखो डूंगरपुर देखते हो, डूंगरपुर के बाद अरावली की ऊंचाई, इन क्षेत्रों में अरावली की ऊंचाई ज्यादा है, इन क्षेत्रों में अरावली की ऊंचाई ज्यादा है, और यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में अरावली की ऊंचाई कम है। तो ये जो मानसून जो होता है ये यहाँ पर टकरा के राजस्थान के इस भाग में अच्छी खासी बारिश करता है। ठीक है, तो ये जो बांसवाड़ा का एरिया है यहाँ पे बारिश बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छा होता है, इसीलिए शायद इसको क्या कहते हैं, इसीलिए शायद इसको चेरापूंजी कहते हैं या मासिन राम कहते हैं। और चेरापूंजी या मासिन राम कहाँ स्थित है बताओ जरा, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताएंगे। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे यहाँ नया नया जिला बना है, उन नए जिलों से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो एक जिला है सलुम्बर, बताना जरा सलुम्बर के बारे में कुछ स्पेशल बातें कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो, हम इसको क्या कहते हैं, है ना, हम क्या कहते हैं। देखो अभी तो नया जिला बना है तो हम कुछ कह नहीं सकते, है ना, तो कह नहीं सकते तो अपने मन से ऐसे रख दिया गया, क्या रख दिया गया, यहाँ पे जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं तो ये जनजातीय क्षेत्र कह दिया गया। ठीक है, क्या कह दिया गया, जनजातीय क्षेत्र, फटाफट से लिखते हैं थोड़ा सा जल्दी हो जाए। जनजातीय क्षेत्र, और कौन सी जनजाति पाई जाती है ज्यादा, कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति ज्यादा पाई जाती है। कौन सी जनजाति ज्यादा पाई जाती है, भील जनजाति जो है ना वो अरावली पर्वतों पर निवास करती है, और संबुल जो यहाँ पे है ना अरावली पर्वतों पर यहाँ से जाके निवास करती है। ठीक है, और कुछ, अरावली की पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, एक और जिला बना है डिडवाना कुचामन, मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। डिडवाना एन कुचामन दोनों मिला के एक जिला बना दिया गया, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ बेटा, आप जाके पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो इसी को शेखावटी का तोरण द्वार भी कहा जाता है, आपने पढ़ा था। शेखावटी का वड़ी का तोरण द्वार, शेखावटी का तोरण द्वार, और क्यों कहा जाता है इसको मैंने बताया था। तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार, है ना, तोरण द्वार। ठीक है, तो तोरण द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम शेखावटी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो शेखावटी का तोरण द्वार इसको कहा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज कहते हैं, तोरण द्वार हो गया, इसी को किलो का सिरमौर कहा जाता है, याद है, लिख लो, नहीं याद है तो। इसी को उजागर किलो का सिरमौर कहा जाता है, उजागर यानी कि दिखाई देने वाले किलों का सिरमौर, तोरण द्वार मत भूलना बस, किलों का सिरमौर कहा जाता है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये नए जिलों से संबंधित है। उसके बाद सलुम्बर हो गया, डिडवाना हो गया, कोटपुतली,
कोटपुतली के बारे में अगर बात किया जाए, छोटा सा जिला यहाँ पे आपको दिखेगा ना, ये वाला एरिया। कोटपुतली के बारे में अगर बात करें, कोटपुतली बहरोड, है ना, तो दोनों मिला के एक जिले बन जाते हैं, कोटपुतली बहरोड। तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर बात किया जाए तो क्या है, मैं बोल दूं, ज्यादा फटाफट से लिखोगे? कोटपुतली बहरोड। इसे अन्य किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ उद्योग बहुत ज्यादा है, तो इसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। उद्योग ज्यादा है ना, इसीलिए औद्योगिक नगरी। देखो थोड़ा सा ना जो है दिल्ली के समीप है, फिर भी हरियाणा के समीप है, तो उद्योग होना स्वाभाविक है, तो उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये देखो, अभी आप देख लेना, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली, और दिल्ली से लेकर अगर जयपुर आप जा रहे हो, राजस्थान का जयपुर क्या है, राजस्थान का जयपुर, और दिल्ली, जब दिल्ली से आप जयपुर जाते हो ना, तो ये मार्ग में पड़ता है, और ये एक व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग आप समझ रहे हो, राजस्थान का व्यापारिक मार्ग है भाई। राजस्थान के जो राजधानी है उसको भारत की राजधानी से जोड़ता है, ठीक है। तो कोटपुतली अगर बहरोड की बात करता है तो ये औद्योगिक नगरी है, इसको मतलब औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। एक खैरथल तिजारा यहाँ पे छोटा सा बना है, उसके बारे में हम बात कर ले। ये क्या है? खैरथल तिजारा, ठीक है। हालांकि ये मान के चलना सभी, खैरथल तिजारा इसको जरूर याद करना, ये चूंकि नवीन वाले हैं, और ये मान के चलना कि सभी जिलों को या सभी जिलों का भौगोलिक उपनाम नहीं होता है ना, सभी जिलों का भौगोलिक उपनाम नहीं होता है। ये भी हरियाणा और दिल्ली के समीप है, और हरियाणा वाले दूध बहुत पीते हैं, तो दुग्ध उत्पादन में ये नंबर 1 है ना। तो दुग्ध उत्पादन करने वाला शहर, दुग्ध उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो दुग्ध उत्पादन करने वाला शहर के नाम से इसको जाना जाता है। हरियाणा के समीप होने की वजह से ये दुग्ध उत्पादन में प्रसिद्ध है। एक आता है बलोतरा, बलोतरा, बलोतरा किस लिए फेमस है? वस्त्रों की रंगाई के लिए फेमस है, ठीक है, वस्त्रों की रंगाई के लिए फेमस है, या आप कह सकते हो वस्त्रों की रंगाई, और भी कह सकते हो उद्योग नगरी तो है ही, है ना, उद्योग नगरी। जब वस्त्रों की रंगाई होगी तो ये जो नवीन जिले कुछ हैं वहां मैंने लिखाया है, तो ये आपका ये जो स्लाइड है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूंकि नवीन है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। वो जानना चाहेगा कि यार खैरथल तिजारा के बारे में बेटा क्या समझ रहे हो तुम, ठीक है। राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी आकृतियां कुछ अलग तरीके से मिलती हैं, क्वेश्चन बहुत कम बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन 2 मिनट में हम समझेंगे, ठीक है। आप इसको बाद में पढ़ लेना। जैसे अजमेर की बात करें तो ये क्यों कहा जाता है? देखो अजमेर जिला आप देखो, पहले अजमेर जिला आप देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं यहाँ 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 है। अरे अजमेर है तो इसका मतलब कहाँ होगा? पुष्कर के पास होगा। पुष्कर है इसका मतलब कहाँ होगा? अरावली के पास होगा। जरा देखो अजमेर कहाँ है। अजमेर है इसका मतलब राजस्थान के बीच में होगा, है ना, किसी दूसरे राज्य से जिला नहीं लगाता। हाँ तो देखो अजमेर यहाँ पे। अब अजमेर को अगर ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये एक त्रिभुज के समान बनता है, देखो लगभग एक त्रिभुज के समान बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे त्रिभुजाकार कह देते हैं। इसी तरीके से एक पाली है, एक क्या है? एक पाली है, पाली को भी त्रिभुजाकार कहते हैं, है ना। पाली की भी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। पाली को अगर देखोगे ना तो पाली की आकृति भी त्रिभुजाकार है। क्योंकि अजमेर बड़ा जिला है तो इसको हम ज्यादा याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये वाला पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं लगाऊंगा तो ये वाला है, ये बहुत बार पूछा गया है कि चित्तौड़, चित्तौड़ की आकृति कैसी? घोड़े के नाल की है। घोड़ा का नाल देखो वैसे होता है, घोड़े की नाल की जो है अंगूठी बनती है, लोहे का होता है घोड़े का नाल, और जब घोड़ा चलता है ना तो खट पट चटार पटर की आवाज आती है, बड़ा मस्त। तो देखो ये चटर पटर नहीं लेकिन खटर पटर की आवाज आती है। तो घोड़े के नाल के रूप में अगर चित्तौड़ को देखते हो ना तो ये आधा चित्तौड़ इधर आधा चित्तौड़ इधर, तो ये एक ऐसे करके एक ऐसे आकृति बन जाती है जिसे ये बीच में ये कटा हुआ है ना, बीच में कटा हुआ, तो इसीलिए इसको हम कह देते हैं घोड़े के नाल के आकार में। देखो जैसे बीच में घोड़े का नाल कटा हुआ रहता ना, ऐसे ऐसे बीच में घोड़े का नाल ऐसे कटा हुआ रहता, तो ऐसे ये भी कटा हुआ, इसीलिए हम इसको घोड़े का नाल कह देते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, मत पढ़ो। भीलवाड़ा आयताकार है, हम सभी जानते हैं भीलवाड़ा आयताकार है, उसमें ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं।
भीलवाड़ा अगर देख लो ना तो ऐसे एक आयत बनाता है, नहीं पूछेगा ये सब जल्दी, भीलवाड़ा को नहीं पूछेगा जल्दी। ठीक है, अगर और कोई पूछेगा तो आपसे पूछेगा बाड़मेर के बारे में, बाड़मेर के बारे में पूछेगा। क्यों? क्योंकि बाड़मेर अगर देखो कहाँ पे है, बाड़मेर यहाँ पे है। ठीक है, और बाड़मेर की जब हम स्थलाकृति ऐसे बनाते हैं तो ये हमें लगता है जैसे भारत बन रहा है छोटा सा, देखो, है ना, ऐसे बन रहा है भारत, देखो। अब अगर भारत का हम नक्शा बनाते हैं छोटा सा, तो भारत का नक्शा हम ऐसे करके बनाते हैं, है ना, फिर उसके बाद यहाँ करके फिर हम राजस्थान बनाते हैं छोटा सा, और राजस्थान के बाद फिर ऐसे करके हम क्या करते हैं ये। अब देखो इसमें ऐसा नीचे चला गया, मैं नीचे वाला भारत बना रहा हूँ, भारत का प्रायद्वीपीय भारत केवल बना रहा हूँ। ठीक है, देखो भारत का प्रायद्वीपीय भारत बनाए तो ये आपका ये वाला भाग जो देखते हैं ये कैसा नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश बन गया, फिर यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ आप देख रहे हो ये वाला क्षेत्र देख लो, इससे मैच कराओ ना, इससे मैच कराओ, तो लगता है ये प्रायद्वीपीय भारत। तो लगभग भारत के जैसा मैप जो है वो किसका है, बाड़मेर का है, याद रहेगा। बाड़मेर लगभग भारत के मैप जैसा है हमारी सिटी में। तो ये बाड़मेर किसके जैसा है, भारत। अभी जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर, हाँ जोधपुर देखो, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, ये पूछा गया क्वेश्चन, जोधपुर ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देख रहे हो और जोधपुर का देख रहे हो, मिलाओ, काफी हद तक लगता है ना जैसे ऑस्ट्रेलिया। और जैसलमेर की कोई दिक्कत नहीं, जैसलमेर बहुभुज में है, बहुत ढेर सारा भुज मिलेगा जैसलमेर अगर बनाओगे ना, तो कई भागों में ऐसे उल्टा सीधा ऐसे ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ में आई क्लास, बताना जरा। एक दो और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर ऑस्ट्रेलिया, बाड़मेर भारत, अजमेर और पाली त्रिभुजाकार, चित्तौड़ को देखते हैं तो घोड़े के नाल के समान, बाकी हमने कहा भूल जाना। ठीक है, एक और आपके याद करने की जरूरत पड़ेगी, करौली, करौली से कौन है मंजू, बत्तख खा रहे हैं, नहीं करौली से कौन था, ये कह रहे हैं हम करौली से। तो करौली देखो ये लगता है बत्तख के समान है, लगता है ऐसे ना, एक टोट निकली हुई है बत्तख का और ऐसे करके बत्तख ऐसे बैठी हुई है, थोड़ा सा देखोगे तो लगता है जैसे बत्तख के खान समान है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, करौली को बत्तख, इसको भूल जाना कोई दिक्कत नहीं। अक्सर मैं जो कहता हूँ ना भूल जाओ, उसको बच्चे पहले याद करके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच बेटा, कल मिलेंगे हम लोग। सेशन में जो चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको जरूर याद करना। ठीक है, एकता है, हाँ एकता जो है करौली से। तो जितना चीज़ मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ मैं नहीं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, आप सब चीज़ पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने जहन में उतारना पड़ता है। जैसे बाघों का मांद किसे कहते हैं और बाघों का शहर किसे कहते हैं, ये दिमाग में उतारना पड़ेगा आपको, है ना। अगर कहे तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, ये दिमाग में उतारना पड़ेगा भाई। तो ये कुछ चीजें होती है जो एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलो हम लोग जब कल मिलेंगे तो कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और विभाजन हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।